नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 9 मई 2022 को एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके दोनों शिफ्ट में पूछे गए जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेवल एग्ज़ाम का क्या रहा था ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन हमारे करंट अफेयर में भी जो प्रश्न आए थे, आपके ऐसे ऐसे अवार्ड पूछ लिए गए थे जिन अवार्ड के ऊपर हम लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। तो लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड आप कह सकते हैं। और जो आपने बहुत सारी कंपनियों के मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, उन मॉक टेस्ट से भी आपको बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 मई को अनअकैडमी के ऊपर एक मेगा टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप एचपी का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल या फिर अमेजन का वाउचर जीत सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर सिंपली आप क्लिक करिए, यूज करिएगा कोड KV10 और इस कोड को यूज करने के साथ आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। टोटल आपको 60 मिनट में 60 प्रश्न करने होंगे और टॉप रैंक आती है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और ये सारे पुरस्कार भी जीत सकते हैं। बाकी जब भी आप एनटीपीसी का पेपर दें तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप जो भी रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मुझे सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी कोर्स पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो करंट अफेयर के 19 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था कि इसरो और नासा का जो संयुक्त मिशन है इसका नाम क्या है। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इस मिशन का नाम है निसार। क्या नाम है? निसार इसका नाम है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये जो हमारी सैटेलाइट है 2023 में लॉन्च की जानी है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होगा कि जो भी हमारे पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन हो रहे हैं उन सारे परिवर्तन का ये पता लगाए। तो ये हमारे इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। अगला प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में ही कि बीबीसी के द्वारा जो स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 है ये किसे दिया गया। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि अवार्ड तो था 2020 के लिए, लेकिन ये पुरस्कार पिछले साल यानी कि 2021 में दिया गया था। और ये पुरस्कार मिला था हमारी अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे मिला था? अंजू बॉबी जॉर्ज को ये पुरस्कार मिला था। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस साल यानी कि 2021 के लिए ये जो पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में, वो मिला है आपके PT उषा को। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही थी 2020 में, तो उनका नाम कोनेरू हम्पी है, जो कि आंध्र प्रदेश की चेस खिलाड़ी हैं। और अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो इस साल आपकी मीराबाई चानू हैं, जो कि हमारे भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं मणिपुर राज्य से। तो प्रश्न क्या पूछा गया था ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में ही कि फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो आयोजन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया था। पश्चिम बंगाल के जो हमारे गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये तो छोटे बच्चों वाला प्रश्न था। एन.वी. रमन्ना साहब ये हमारे भारत के इस समय 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। और अभी जो आपके CGL का एग्जाम समाप्त हुआ था उसमें पूछा गया था कि N.V. रमन्ना साहब कौन से राज्य से आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बजट 2021 के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो ये जो हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट है इसके लिए 5,000 की बजाय
50,000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। तो इस प्रश्न का 50,000 करोड़ हो जाएगा सही उत्तर। फिर एक प्रश्न पूछा गया कोविड वाले टाइम से कि मई 2020 में, ये 21 नहीं होगा जी, ये मई 2020 होगा। मई 2020 में जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसरो का, इसके द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या था? तो इन्होंने टोटल 3 वेंटिलेटर बनाए थे। क्या क्या नाम थे? तो एक का नाम था स्वास्थ्य, एक का नाम था वायु और एक का नाम था प्राण। तो टोटल 3 वेंटिलेटर बनाए गए थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? संभवतः इसको सारे लोगों ने सही किया होगा। नॉर्वे आपका हमेशा इस सूचकांक में टॉप पे रहता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। और हमारे देश का स्थान था 2020 में कौन सा? हमारा देश था 131वें नंबर पर। फिर एक प्रश्न देखिए पूछा गया था कि तेलंगाना सरकार के द्वारा किस स्टार्टअप के साथ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई? तो ये भी आपके 2020 का ही करंट अफेयर है। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय तेलंगाना की सरकार के द्वारा जो भी आपकी ज़रूरत की दवाएं हैं उनकी डिलीवरी के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम की परियोजना शुरू की गई थी और इसमें इनकी मदद की थी फर्म स्काई नाम के स्टार्टअप ने। तो फर्म स्काई होगा इसका सही उत्तर। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 2021 के फेडरेशन कप में किसने 3000 मीटर के बाधा दौड़ में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो इनका जो रिकॉर्ड था वो इन्होंने बनाया था 2019 में और 2021 में इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नाम इनका है अविनाश सावले। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फेडरेशन कप है इसका आयोजन पंजाब के पटियाला में किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में इसरो के द्वारा PSLV C51 की सहायता से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 28 फरवरी यानी कि जब हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं उसी अवसर पर PSLV ने यहाँ पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। नाम था इसका सिंधु नेत्रा। क्या काम था इसका? इसका मुख्य रूप से काम ये था कि जो हमारा समुद्री बॉर्डर है, अगर उस समुद्री बॉर्डर में कोई भी भारतीय शिप इंटर करती है तो ये उस पार्टिकुलर शिप को पहचान लेगी कि ये हमारे भारत की शिप है। इसके अलावा ब्राज़ील देश की जो अमेजोनिया 1 नाम की सैटेलाइट थी उसको भी हमने 2021 में लॉन्च किया था और 2021 में ये हमारे इसरो का पहला मिशन था। तो ऑलरेडी ये कई एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कि वर्ष 2021 में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला था हमारे वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को ये पुरस्कार दिया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा WCC भी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में किस उपन्यास को डबलिन साहित्य पुरस्कार दिया गया? अब इनको अगर पूछना ही था तो भैया मैन बुकर या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पूछ लेते, लेकिन इन्होंने पूछा डबलिन साहित्य पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया था लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव नाम के नॉवेल को, और ये जो नॉवेल है इसे लिखा था वेलेरिया लुसेली ने। तो एक तो नॉवेल का नाम भी खतरनाक है और इसकी राइटर का नाम भी खतरनाक है, तो ध्यान रखिएगा डबलिन साहित्य पुरस्कार वेलेरिया लुसेली की लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव नॉवेल को मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जो यूरोप की सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है इसने ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था? तो ये जो पुरस्कार है हमारे केरल राज्य की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी जिनका नाम के शैलजा है, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो के शैलजा इसका हो जाएगा सही उत्तर। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने संचालित नाभिकीय भट्ठी हैं? अब यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोग गलती कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे ये पूछा गया होगा कि दिसंबर 2020 तक भारत में कुल कितने संचालित नाभिकीय भट्ठी हैं, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर 22। कितना होगा? 22। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिसंबर 2021 तक भारत में संचालित कुल कितनी नाभिकीय भट्ठी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 23। क्यों होगा 23? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि 10 जनवरी 2021 से
जो हमारे गुजरात में काकरा पार एटॉमिक पावर प्लांट है, इसके तीसरे यूनिट को भी ग्रिड से जोड़ दिया गया है। तो 700 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है। और अब ये जो हमारा परमाणु भट्टी है ये भी आपके ग्रिड से जुड़ चुकी है। तो अब भारत में टोटल काम करने वाली जो न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर भट्टी है, इनकी संख्या हो चुकी है 23। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2020 में किस राज्य की सरकार ने एक्वा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्हीं के द्वारा एक्वा सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए एक्वा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2021 में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल भारत के जो 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे, इनका नाम है हर्षित राजा। क्या नाम है? हर्षित राजा इनका नाम है। अब इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे देश में टोटल 73 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। 70वें की बात करते हैं तो राजा ऋत्विक पिछले साल 70वें बने थे। 71वें की बात करें तो इनका नाम संकल्प गुप्ता है। 72वें की बात करें तो उनका नाम मित्रभा गुहा है। और इस साल के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न भी खतरनाक ही है कि वर्ष 2021 में अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये जो अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार है, इससे हमारे हैदराबाद की एक संस्था को सम्मानित किया गया था। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये इसका पूरा नाम है और इसी को पिछले साल अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, खाद्य पुरस्कार की बात हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक हमारा विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया जाता है। तो पिछले साल यानी कि 2021 में ये जो पुरस्कार है वो हमारी शकुंतला हरक सिंह को मिला था। और 2020 में ये जो पुरस्कार है वो हमारे भारतीय मूल के साइंटिस्ट रतन लाल को मिला था। तो ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। विश्व खाद्य पुरस्कार इसका नाम है। 2021 में शकुंतला हरक सिंह को मिला था, 2020 में मिला था ये रतन लाल को। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है। तो ऑलरेडी 3 से 4 एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है भैया। इनका नाम है अवनी लेकारा, राजस्थान राज्य की ये हमारी पैरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं। और पिछले साल जो टोक्यो में पैरालंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड के साथ साथ एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवनी लेकारा। ध्यान रखिएगा कि जो पैरालंपिक रहा था उसमें हम लोग पूरे पॉइंट टेबल में 24वें स्थान पर थे। हमने इस टूर्नामेंट में टोटल आपके 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड मेडल था, 8 यहाँ पर सिल्वर मेडल था और 6 आपके थे ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में पश्चिमी तट से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या है। तो पिछले साल कई सारे साइक्लोन आए थे और इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था उसका नाम था तौकते। तो ये जो तौकते नाम का चक्रवात था इसका नामकरण म्यांमार देश ने किया था। और हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है, गुजरात राज्य है, ये सारे राज्य इससे प्रभावित हुए थे। पिछले साल हिंद महासागर रीजन में कुछ और चक्रवात आए थे, जैसे कि यस हो गया, इसका नामकरण ओमान ने किया था। इसी प्रकार से गुलाब नाम का चक्रवात आया था, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। फिर आपका आया था शाहीन, तो शाहीन का नामकरण आपके कतर ने किया था। और एक चक्रवात आया था जवाद, जवाद का जो नामकरण है वो किया था सऊदी अरब ने। अच्छा, इस साल भी एक चक्रवात आ चुका है जिसका नाम है आसान या आसानी। आपको बताना है कि इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है। तो ये हमारे 19 करंट अफेयर के प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जो डांस वगैरह से प्रश्न आए हैं या फिर गीत वगैरह से आए हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे अल्लाह रखा साहब हैं ये आपके कौन सा यंत्र बजाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अल्लाह रखा साहब की अगर हम बात करें हैं तो ये आपके बजाते हैं तबला। क्या बजाते हैं? ये तबला वादक हैं। और तबले की बात हुई है तो आपको जाकिर हुसैन साहब का नाम भी ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी कार्नेटिक म्यूजिक है इसमें आपके कितने राग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कार्नेटिक संगीत की बात करते हैं
तो इसमें आपको टोटल 72 राग देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि किस भगवान की जयंती पर हनुमत सूरी त्योहार आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम की बात हो तो एक ही भगवान का नाम आपको ध्यान रखना है और वो हमारे हैं भगवान गौतम बुद्ध। तो बुद्ध भगवान की जयंती के अवसर पर हनुमत सूरी नाम का त्यौहार न केवल सिक्किम में होता है बल्कि उन सारे देशों में मनाया जाता है जहां पर आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। सिक्किम की बात हुई है तो लोसांग भी यहाँ पर होता है। सकेवा नाम का त्यौहार भी आपके सिक्किम राज्य में ही मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पूर्वी गंगा सल्तनत के एक राजा थे, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1250 में, यानी कि 13वीं शताब्दी थी जब इसका निर्माण किया गया था। उड़ीसा का जो पुरी जिला है वहाँ पर महानदी के डेल्टा क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि कल्हड़ महोदय के द्वारा जो लिखित पुस्तक है जिसका नाम राज तरंगिणी है, इसमें आपके किसका उल्लेख है। तो देखिए, राज तरंगिणी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि इसमें हमारे कश्मीर के इतिहास का जिक्र है। तो आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी तक जो भी हमारे कश्मीर में राजा हुए थे उन सारे राजाओं के बारे में जानकारी आपको राज तरंगिणी नाम की पुस्तक में देखने को मिलेगी। फिर एक और सिंपल सा प्रश्न आया था कि अष्टध्यायी नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो अष्टध्यायी नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है हमारे पाणिनि महोदय ने। किसने लिखा है? पाणिनि महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नाम इसका है अष्टध्यायी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि MS सुब्बालक्ष्मी, इनका संबंध किस शहर से है। ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं पूछा गया था, सीधे शहर का नाम पूछा गया था। तो M सुब्बालक्ष्मी जी की बात करें, 1998 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और इनका संबंध हमारे तमिलनाडु के मैसूर से है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए, मैसूर तो आपके कर्नाटक में है। दरअसल जो हमारी MS सुब्बालक्ष्मी जी हैं ये आपके तमिलनाडु की मदुरई से हैं। कहाँ से हैं? मदुरई से हैं। तो ये हमारी एक शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं और भारत रत्न पुरस्कार की विजेता भी हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना किसने की थी। तो नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हमारे पंडित रविशंकर साहब के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि सिद्धि धमाल नाम का जो फोक डांस है ये हमारे कौन से राज्य से जुड़ा है। तो भैया, ये जो सिद्धि धमाल नाम का डांस है ये आपके गुजरात राज्य का है। कहाँ का है? गुजरात राज्य का ये डांस है। अब गुजरात की बात हुई है तो यहाँ के कई सारे फेमस डांस हैं, जैसे कि आपका गरबा हो गया, डांडिया हो गया, भवाई है, टिप्पणी है। इसके अलावा यहाँ का एक फेमस डांस है जिसे हम लोग कहते हैं पधार। तो ये सारे डांस आपके गुजरात के हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि वह प्रसिद्ध तबला वादक कौन है जिन्हें 1988 में पद्म श्री और 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमारे हैं प्रसिद्ध तबला वादक जिनका नाम जाकिर हुसैन साहब है। तो जरूर इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा अजीब टाइप का प्रश्न था, यानी कि इस पुस्तक के बारे में आपने जनरली पढ़ा नहीं हुआ होता है। पुस्तक का नाम है रेड अर्थ एंड पोरिंग और आपसे पूछा गया है कि ये जो हमारी पुस्तक है इसके राइटर कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है विक्रम चंद्र महोदय ने। किसने लिखा है? विक्रम चंद्र के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, नाम इसका है रेड अर्थ एंड पोरिंग। अगला प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर से कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को प्रदर्शित करना है तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक टिपिकल प्रश्न था कंप्यूटर का और यहाँ पर अगर हमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम लोग कॉलम और रो के पहले एक डॉलर साइन का यूज करते हैं। किसका? डॉलर साइन का यहाँ पर यूज करते हैं और इसी के जरिए हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है?
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम है और इसी का यूज कंप्यूटर में होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, सिंपल सा है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। यूएसबी की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि FRMBA का पूरा नाम क्या है। तो ये तो वैसे आपके इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। ये हमारा एक अधिनियम है जो कि 2003 में आया था और इसका पूरा नाम है फिस्कल मैनेजमेंट एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या नाम है? फिस्कल मैनेजमेंट एंड बजट सॉरी, तो यहां पर एक बार फिर से गलती हो गई है, नाम में है FRMBA। तो F का मतलब हो गया फिस्कल, R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद में अगला है बजट मैनेजमेंट एक्ट। 2003 में ये आया था। फिर एक प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछा गया था कि कंप्यूटर में एक फाइल को अगर आप दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य में जो हमारी देवी भद्रकाली का भगवती मंदिर है यहाँ पर पढ़ेनी नाम का नृत्य किया जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, पढ़ेनी फोक डांस के बारे में पूछा गया है और ये जो डांस है वो हमारे केरल राज्य में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि रामायण विषय के ऊपर आधारित पुडुचेरी में कौन सा डांस किया जाता है। तो ये आपके जीडी का प्रश्न है, जीडी में भी ऑलरेडी सेम प्रश्न आ चुका है। तो ये जो हमारा डांस है इसका नाम है गड़ारी। क्या नाम है? गड़ारी इस डांस का नाम है जो कि आपके रामायण थीम के ऊपर आधारित होता है और ये किया जाता है पुडुचेरी में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हेमिस तेसचू नाम का जो त्यौहार है ये आपके किसको समर्पित है। सेम प्रश्न कुछ अलग तरीके से आपके सीजीएल में पिछले साल पूछा गया था और उस समय भी मैंने आपको कराया था कि ये जो हमारा त्यौहार है वो लद्दाख में मनाया जाता है और ये त्यौहार हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एक भगवान हैं जिनका नाम है भगवान पद्मसंभव। क्या नाम है? भगवान पद्मसंभव इनका नाम है। टोटल 10 दिनों का ये त्यौहार होता है और ये हमारे भगवान पद्मसंभव को समर्पित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 239 है ये आपके किससे संबंधित है। अब इसके हम लोग टेक्निकल भाषा के शब्द में नहीं जाएंगे। देखिए, सिंपल शब्दों में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका शासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं वही हमारे केंद्र शासित प्रदेश में शासन चलाते हैं। तो यही इस एक्ट में कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा जो आपके कानून बनाएगा और उस कानून के अनुसार हमारे जो भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां का प्रशासन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चलाया जाएगा। एक प्रश्न और पूछा गया था, पॉलिटी का सिंपल सा प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के जरिए संविधान में एक अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, एक भाग 4A जोड़ा गया था और इसी के जरिए मौलिक कर्तव्य को हमने किया था शामिल। ध्यान रखिएगा, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको हमने सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आपके संविधान में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया, ये थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आपको पता होगा कि इन दोनों के द्वारा अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इनके पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 226। इसके अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन से रिट में ये प्रावधान है कि जो भी हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो आपके राज्य या केंद्र के मंत्री हैं उनके जिम्मेदारियों के निर्वहन के संबंध में इस रिट को जारी किया जाता है। तो ये जो रिट है इसका नाम होता है परमादेश, जिसे हम लोग मैंडमस भी कहते हैं। तो ये रिट आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है जिससे जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो अपने ड्यूटी को अच्छे से करें। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो संसदीय सरकार की प्रणाली है यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमने किस देश से लिया है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, ये हमने ब्रिटेन देश से लिया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 182 है इसका संबंध किससे है। आपको पता होना चाहिए
कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 169 और इस अनुच्छेद के जरिए हमारे देश की संसद के पास में ये पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति कर सकती है या फिर उसका गठन कर सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 182 में यही कहा गया है कि जो हमारे राज्यों में विधान परिषद हैं, उन राज्यों में जो विधान परिषद होगी वहां पर आपके सभापति और उपसभापति चुने जाएंगे, यानी कि वहां पर सभापति और उपसभापति का होना जरूरी है, ऐसा आपके संविधान के अनुच्छेद 182 में कहा गया है। एक और सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 12वें संविधान संशोधन के जरिए गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था जब हमने इसको आज़ाद कराया था 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से, और गोवा की स्थापना एज ए फुल स्टेट हुई थी 30 मई 1987 को। और ये जो संविधान संशोधन है वो आपके 56वें नंबर का संविधान संशोधन है। तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 1961 के बाद में जब आज़ाद हुआ था। तो गोवा मुक्ति दिवस हम लोग 19 दिसंबर को मनाते हैं और गोवा का जो स्थापना दिवस है ये हर साल 30 मई को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि किस व्यक्ति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। तो जैसे हमारे राज्यों में जो मंत्रिमंडल होता है वो आपके राज्यपाल नियुक्त करता है। केंद्र सरकार में जो आपका मंत्रिमंडल होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह के बाद में संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये आपको आर्टिकल 75 में मिलेगा। फिर एक प्रश्न आया था, थोड़ा सा टफ प्रश्न था ये, कि संविधान की जो मसौदा समिति है इसका गठन कब हुआ था। आपको अच्छे से ये पता होगा कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इस समिति का गठन कब हुआ था। तो ये जो हमारी कमेटी है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। आपको पता होगा हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं जिसको हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अनुच्छेद 352 का संबंध आपके नेशनल इमरजेंसी से है। अनुच्छेद 356 का संबंध आपके राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल से है। और जो हमारा अनुच्छेद 360 है इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है। और हमारे देश में आज तक ये जो वित्तीय आपातकाल है इसका कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। अगला प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या 30 है इस वाले तत्व का नाम क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था केमिस्ट्री का। इस वाले तत्व का नाम है Zn यानी कि जिंक इसका नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, ये टफ प्रश्न था, कि चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस एंजाइम के 2 नाम हैं। इसे आप लोग एल्कलाइज भी कहते हैं या फिर इसे प्रोटीज भी कहा जाता है। तो इन एंजाइम का यूज किया जाता है जो आपके चावल की भूसी होती है जिसे हम लोग गांव में चोकर कहते हैं। तो चोकर से आपके तेल यहाँ पर निकाला जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलाव को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आपका कपूर होता है, जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड में मिल जाता है तो उसको भी इसी प्रोसेस से अलग करते हैं और ये हमारा होता है सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन, या फिर इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी के जरिए ठोस अवस्था में जो कोई कंपाउंड होता है वह बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी होती है इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। सिंपल सा प्रश्न है, इससे हमारे शरीर का जो यकृत है वो आपका प्रभावित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये टफ प्रश्न था, कि इनमें से कौन सा पौधा राइजोबियम होने के बावजूद नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए थे उसमें से 3 ऑप्शन थे आपके दलहनी फसलों के, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर गूलर का दिया गया था। तो ये जो हमारा गूलर होता है ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद नहीं करता है, इवन अगर इसकी जड़ों में राइजोबियम भी मौजूद होता है। तो ऑप्शन गूलर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो
तो यहाँ पर आप लोग पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 3 है, यहाँ से लेकर के ग्रुप नंबर 12 के बीच में जो एलिमेंट हैं, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके आखिरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके डी ब्लॉक में इंटर करता है। तो इसमें से डी ब्लॉक का जो एलिमेंट था, तो ऑप्शन में आपका आयरन दिया गया था, तो आयरन हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। आपको पता होगा कि बिहार राज्य में जो हमारे नील की जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी किसानों के द्वारा, उसके कारण इस चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था 1917 में। ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया यह पहला आंदोलन था। इसमें गांधी जी को इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने। तो ध्यान रखिएगा ये आपके 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि शास्त्रों के अनुसार जो हमारे भगवान विष्णु हैं, इनके कितने अवतार माने जाते हैं। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम लोग भगवान विष्णु की बात करते हैं तो इनके टोटल 10 अवतार माने जाते हैं। नाम आप लोग देख सकते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, परशुराम, महात्मा बुद्ध और एक हमारा आखिरी अवतार है कल्कि, जिसको अभी जन्म लेना बाकी है। तो ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि किस राजा ने महमूद खिलजी पर जीत प्राप्त कर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो हमारे राजा हैं, इनका नाम है राजा कुंभा। क्या नाम है? राजा कुंभा इनका नाम है। और इन्होंने महमूद खिलजी को हराने के बाद में 1440 से 1448 के बीच में जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। प्रश्न शायद इस प्रकार से था कि ऋग्वेद में आपके जो टोटल 128 सूक्त हैं वो कितने मंडलों में विभाजित हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल आपको ऋग्वेद में 10 मंडल देखने को मिलेंगे, 1028 इसमें सूक्ति हैं, 10,600 इसमें मंत्र हैं। ऋग्वेद के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा सबसे पुराना वेद है और जो आपका पुरुष सूक्त है वो भी इसी ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अटल सुरंग किसे आपस में जोड़ती है। तो आपको ये पता होगा कि जो अटल टनल है, इसका उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले किया था। अटल टनल की बात करते हैं तो 9.02 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भारत की सबसे लंबी टनल है। और ये हमारे किसको जोड़ती है? तो लेह से मनाली को जोड़ती है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा केलोंग है, केलोंग आपके लद्दाख में, उसको जोड़ती है ये लाहौल स्पीति वाले रीजन से, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो सिंपल शब्दों में आप ध्यान रखिएगा कि लेह को लद्दाख के, मनाली हिमाचल प्रदेश से ये जोड़ती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक क्या है। तो आपको पहले यही पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश है ये दिया गया था सारनाथ में। और अगर हम लोग इसके प्रतीक की बात करते हैं तो वो आपका था चक्का, या चक्र भी कह सकते हैं आप, या इसे आप लोग कह सकते हैं व्हील। तो ये हमारे भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बमबोधिनी नाम की जो पत्रिका है इसकी शुरुआत किसने किया था। तो बमबोधिनी नाम की जो पत्रिका है इसकी शुरुआत उमेश चंद्र दत्त ने किया था 1863 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष हुगली नदी के तट पर पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वो आपके कोलकाता में स्थापित हुई थी। और आपको ध्यान रखना है ये साल है 1651 का। कब? 1651 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न बिल्कुल बच्चों वाला था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आप सभी को पता होगा कि टोटल 11 सूत्रीय मांगों के ऊपर यह समझौता हुआ था और एग्जैक्ट इसके डेट है 5 मार्च 1931। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, उनके बीच में यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहली लोकोमोटिव फैक्ट्री है ये कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा पहली जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है ये 1950 में स्थापित हुई थी। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री। कई सारे जगह पर आपने पढ़ा होगा कि पहला हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु वाला है जो कि तमिलनाडु के पेरम्बूर में है, लेकिन वो गलत है। देखिए जो तमिलनाडु वाला है वो आपके 1958 में स्थापित हुआ था। तो
तो अगर भारत की सबसे पुरानी लोकोमोटिव फैक्ट्री के बारे में पूछा जाए तो वो हमारा हो जाएगा चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा और ये 1950 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा वैष्णव संप्रदाय है इसके टोटल कितने भाग हैं या इसके टोटल कितने पंथ हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका वैष्णव संप्रदाय है इसके टोटल 4 पंथ हैं। कितने हैं? टोटल 4 इसके मत हैं या टोटल 4 इसके पंथ हैं। पहला आपका श्री संप्रदाय है, दूसरा हमारा ब्रह्म संप्रदाय है, तीसरा रुद्र संप्रदाय है और चौथा आपका है कुमार संप्रदाय। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बोडो किस राज्य की भाषा है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने सुना भी होगा कि असम में एक हमारे विशेष लोग हैं जो कि हमेशा असम से अलग होकर के एक नए राज्य की मांग करते हैं। राज्य का नाम क्या वो लोग कहते हैं? तो उनके द्वारा कहा जाता है कि बोडोलैंड नाम का एक नया राज्य होना चाहिए। तो अगर आपने कभी भी इसके बारे में सुना हो तो आप आसानी से कर सकते थे कि बोडो आपके असम राज्य की एक भाषा है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मीनाती मिश्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो क्लासिकल डांस के ऊपर जो अभी 1 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको मीनाती मिश्रा के बारे में बताया था और ये हमारे उड़ीसी डांस से हैं। किससे हैं? उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है जिसे हम लोग ओडिसी कहते हैं उससे ये संबंधित हैं। तो नर्तक कौन कौन से हैं आपके इसके? पंकज चरण दास सबसे ज़्यादा फेमस, सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्रा, केलू चरण मोहपात्र, सुजाता मोहपात्र, माधवी मुद्गल, ये सारे हमारे उड़ीसी क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कितने शहर हैं। तो ये भी आपका टिपिकल ही प्रश्न है। देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी आपके मुंबई की है और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कितने शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे शहरों की संख्या है 53। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि साहित्य अकादमी नाम की जो हमारी संस्था है उसकी स्थापना कौन से साल हुई थी। तो ये पहले भी कई एग्जाम में आ चुका है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि टाटा एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो टाटा एयरलाइंस जो कंपनी है इसकी शुरुआत 1932 में हमारे टाटा साहब के द्वारा की गई थी। बाद में जब भारत आज़ाद होता है तो 1948 में इसको एक राष्ट्रीय कंपनी बना दिया जाता है भारत सरकार के अधीन। लेकिन पिछले साल आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप ने एक बार फिर से इस एयरलाइंस कंपनी को खरीद लिया है। ऑप्शन हमारा 1932 हो जाएगा करेक्ट। टाटा एयरलाइंस वही है एयर इंडिया। एयर इंडिया का ही नाम था पहले टाटा एयरलाइंस। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सरकार अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपने स्वामित्व को बरकरार रखते हुए कुछ हिस्सेदारी को बेच देती है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। आपको पता होगा करंट की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है तो इसे हम लोग बेचना नहीं कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विनिवेश, यानी कि इसे आपके डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं सरकारी कंपनी। तो अगर किसी कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% से कम हो गई तो फिर आपकी वो सरकारी कंपनी नहीं रहती है। तो समय समय पर सरकार के द्वारा अपनी जो हिस्सेदारी होती है विभिन्न सरकारी कंपनियों में उसको बेचा जाता है और उससे अच्छा खासा पैसा सरकारें कमाती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा टिपिकल प्रश्न था कि जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम है ये आपके किसके बराबर होता है। तो ये आपका बराबर होता है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। क्या होता है? डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, जहाँ पर जो डेल्टा सी है ये आपके उपभोग में कैसा बदलाव हो रहा है, यानी कि जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें कैसा चेंज आ रहा है, और डेल्टा वाई बताता है कि जो आपकी इनकम है उसमें किस प्रकार का चेंज आ रहा है। तो उपभोग में बदलाव और आय में बदलाव का जो रेशियो है इसी को हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि MRTP अधिनियम हमारे कौन से साल में पारित किया गया था। तो ये जो हमारा अधिनियम है इसको पारित किया गया था 1969 में। कब पारित किया गया था? 1969 में। नाम इसका पूरा क्या है? तो इसका पूरा नाम है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। क्या नाम है? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इसका नाम है। MRTP के नाम से इसे जानते हैं। 1969 में ये पारित हुआ था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मांजुली द्वीप
कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मतलब ये प्रश्न क्या बताऊं, कितने सारे परीक्षाओं में आ चुका है। माजुली द्वीप जो कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। असम की सरकार ने 2016 में इसको एक जिले के रूप में मान्यता दे दी है और ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा। ब्रह्मपुत्र में एक और द्वीप पूछा जाता है जिसका नाम है मयूर द्वीप, मयूर या फिर पिकॉक द्वीप। तो ध्यान रखिएगा, माजुली और पिकॉक ये दोनों आइलैंड आपको ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी है जिसे नील नदी, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो आपने मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा और मिस्र की जो सभ्यता है वो इसी नील नदी के किनारे आपकी पूरी तरीके से फली फूली थी। इसीलिए जो हमारा मिस्र देश है जिसे आप लोग इजिप्ट भी कहते हैं, उसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा, एथेनॉल का मतलब आपकी शराब नहीं है। तो शराब के उत्पादन में दुनिया में कोई और देश आगे है, लेकिन अगर हम लोग एथेनॉल की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका देश के द्वारा किया जाता है। चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, नीचे मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो हमारे पीने वाले शराब है, जिसे आप लोग लिकर भी कहते हैं या जिसे आप लोग वाइन कहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश दुनिया में करता है? फिर एक प्रश्न पूछा गया कि स्कैंडिनेवियाई जो जनजाति है ये आपके किस महाद्वीप में निवास करती है? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में भी आपने सुना होगा। स्कैंडिनेवियाई जो जनजाति है ये आपको यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगी। जब हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करते हैं तो इसमें टोटल आपके 3 देश आते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। लेकिन जब हम लोग नॉर्डिक कंट्री की बात करते हैं तो उसमें आपके टोटल 5 देश आते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्कैंडिनेवियन देशों की संख्या टोटल 3 है और नॉर्डिक देशों की संख्या टोटल 5 है। तो 5 में ये दोनों देश भी यहाँ पर जुड़ जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत में जो काली मिट्टी है इसका विस्तार किस क्षेत्र में है? तो काली मिट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, जो आपके पूरा प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के राज्य हैं वहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और आपको ध्यान रखना है कि जो काली मिट्टी है इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी पानी को होल्ड करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। किसकी? काली मिट्टी की। और इसीलिए इसमें कपास का उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में या कहां पर यारलुंग सांगपो कहा जाता है? तो आपको यह ध्यान रखना है, इसे तिब्बत में आपके यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी हमारे असम राज्य में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है और जब ये नदी बांग्लादेश में आ जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। चलिए, आपके लिए यहाँ से भी एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब आपके अरुणाचल में बहती है तो उस समय इसका नाम क्या होता है? फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, नेपाल से कई सारी नदियां निकलती हैं जो कि हमारे भारत में आती हैं और ऑप्शन में एक नदी आपको दी गई थी राप्ती, बाकी आपकी सिंधु वगैरह नदियां थीं तो वो नेपाल से नहीं निकलती हैं। राप्ती हो गई, आपकी गंडक नदी है, घाघरा नदी है, ये सारी नदियां हमारी कहाँ से निकलती हैं? नेपाल देश से निकलती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में सबसे कम क्षेत्रफल किसका था? तो वैसे सबसे कम क्षेत्रफल आपके मालदीव का था, लेकिन मालदीव ऑप्शन में नहीं दिया था। तो दूसरे नंबर पर सबसे कम एरिया है भूटान का। तो भूटान हमारे पड़ोसी देशों में सबसे कम एरिया वाला देश है प्रश्न के हिसाब से। अदरवाइज मालदीव आपके सबसे कम एरिया का देश है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि पाम द्वीप किस देश के द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल आइलैंड है? तो ये जो आइलैंड है इसका निर्माण शुरू किया गया था 2001 में। कब? 2001 में। और 2006-07 में बनकर के ये तैयार हुआ था। पाम आइलैंड से आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये इंडोनेशिया ने बनाया है। इंडोनेशिया में आपके नेचुरल पाम के ट्री पाए जाते हैं, लेकिन ये जो पाम आइलैंड है इसको कृत्रिम तरीके से डेवलप किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो जरूर इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आपके अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है उनकी संख्या बिल्कुल 0 है, यानी कि आपको एससी कैटेगरी के लोग यहां पर मिलेंगे ही नहीं। और इस राज्य का नाम है नागालैंड। ध्यान रखिएगा, नागालैंड में आपके एससी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं।
फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स है आपके एनर्जी का। तो देख सकते हैं एनर्जी के आपके दो सोर्स होते हैं, एक हमारे कन्वेंशनल होते हैं यानी कि जो पारंपरिक तौर पर यूज किए जाते हैं, दूसरे हमारे होते हैं गैर पारंपरिक। तो गैर पारंपरिक में आपके ज़्यादातर स्वच्छ ईंधन आते हैं, जैसे कि बायो एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी है, टाइडल है, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट हो गया। बाकी जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स होते हैं इसमें आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, फायरवुड है, ये सारे हमारे आते हैं गैर पारंपरिक स्रोत में। तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी हो जाएगी करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस जानवर के दिल में 4 चैम्बर होते हैं। वैसे हमारे और आपके दिल में भी 4 चैम्बर हैं, यानी कि 4 लोगों को आप लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जानवर के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जो हमारा मगरमच्छ है इसमें आपको 4 दिल मिलेंगे। जो इतने भी आपके मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी जीव हैं इसमें भी 4 मिलेंगे। जो आपकी चिड़ियाँ होती हैं इसमें भी आपको 4 चैम्बर मिलेंगे। काकरोच की बात करते हैं तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा चैम्बर होते हैं, इनके दिल में आपको 13 चैम्बर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मछली का जो दिल होता है इसमें आपको 2 चैम्बर, और जितने भी हमारे उभयचर होते हैं यानी कि एम्फीबियन होते हैं उनमें आपको 3 चैम्बर देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था सिंपल सा है कि विटामिन सी में क्या पाया जाता है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी हमारे साइट्रिक फ्रूट यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एक प्रश्न और पूछा गया था कि वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। मैंने आपको 4-5 एक्ट बताए थे, वो 4-5 एक्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी पूछा गया था उनसे प्रश्न। तो वायु प्रदूषण अधिनियम जो है ये हमारा 1974 में पारित किया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि किस वर्ष भारत में जो पहली औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा हुई थी। तो पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारे देश की उसकी घोषणा 1948 में हुई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए हमारे देश में जो पहला अधिनियम आया था वो अधिनियम 1951 में आया था। तो ध्यान रखिएगा घोषणा 1948 में हुई थी और इसके लिए जो अधिनियम है वो 1951 में आया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा है कि आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूरा नाम है, यानी कि आईपीसीसी का पूरा नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है वो आपके कौन से देश की है, यानी कि कहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। तो ये जो आपका देश है इसका नाम है हांगकांग। तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 85 साल से ये ज़्यादा है और ये आपको हांगकांग में मिलेगी। दूसरे नंबर पर जापान है और तीसरे स्थान पर आता है मकाऊ। अगला प्रश्न पूछा गया कि फ्लोटिंग विनिमय दर क्या है, यानी कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये आपका क्या होता है। तो अगर हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो यह हमारी एक अस्थायी विनिमय दर है जिसमें किसी भी मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के सहयोग से मांग और आपूर्ति के द्वारा तय की जाती है और इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब ही होता है तैरना, यानी कि जिस प्रकार से उसकी सप्लाई या फिर डिमांड है उसी के अनुसार उसकी वैल्यू बदलती रहती है और इसी को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अंतर को क्या कहा जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने 105 रुपये लगा करके किसी का उत्पादन किया है और आपके उत्पादन के बाद में जब आपने इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा तो आपका जो टोटल रेवेन्यू हो गया ये हो गया है 120। तो जाहिर सी बात है आपने पैसा लगाया 105, आपको रेवेन्यू टोटल 120 है। 120 से 105 को माइनस करेंगे 15 आपके पास में आएगा और ये 15 आपका हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। क्या होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे शुद्ध लाभ या फिर लाभ। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गरीबी रेखा का जो आकलन है ये सबसे पहले हमारे किस भारतीय ने किया था। देखिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहला प्रयास है 1866 से 1867 के बीच में, वो प्रयास भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। यहाँ पर पूछा गया है कि गरीबी रेखा का सबसे पहले आकलन किसने किया था। तो ये जो आकलन है ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम क्या था, ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया।
तो इस किताब में इन्होंने हमारे भारत में जो गरीबी है या जो आपके भारत से पैसों को अंग्रेज ले जा रहे थे उसके बारे में बताया था। आखिरी प्रश्न है कि फिएट मुद्रा क्या है। देखिए, फिएट मुद्रा आपकी लीगल करेंसी होती है, यानी कि आपकी ऐसी करेंसी जिसको किसी भी देश की सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है, जिसका आप यूज वैश्विक रूप में कर सकते हैं, ऐसी मुद्रा को फिएट मुद्रा कहते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमारी ऐसी करेंसी जो कि एक लीगल टेंडर के रूप में कार्य कर रही होती है, उसी को हम लोग फिएट मुद्रा के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 92 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। इसमें से अगर कोई प्रश्न आपको लगता है जो परीक्षा में नहीं आया था तो कृपया करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे शाम को जो आपको इसकी पीडीएफ दी जाएगी उसमें मैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हटा करके रखूँगा। या फिर अगर कोई ऐसा प्रश्न जो कि इसमें शामिल नहीं है और आपको उसके बारे में पता है तो आप उसके बारे में भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।